तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना इसको गलत आंसर देते हैं कि वाटर इज़ नॉट जस्ट H2O, क्योंकि सारे लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस है, हमने रैंडम नहीं बनाया इन लेक्चर्स को। माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग टॉपिक। ये इन जनरल एक बेसिक टॉपिक है जो कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की नींव है और वो है pH। आप मेरे पीछे यहाँ पे जो बोर्ड में देख रहे हैं, this is a simulation model which will help you to understand a lot of things. Moreover, I have also prepared for you एक और सिमुलेशन मॉडल विच विल अगेन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इस कॉन्सेप्ट को, pH को बहुत अच्छे से, ताकि आपके इंजीनियरिंग में जितने भी सवाल हैं वो कभी भी गलत ना हो। गेट के, ESE के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सही सही बना पाएँ। मेन आपका फाउंडेशन मजबूत हो, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की जो नींव है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी लंबी चलेगी। बस उसी को ध्यान में रखते हुए ये मेड इजी की सीरीज़ है जहाँ पे हम आपसे बात करने वाले हैं बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आप तक इन चीज़ों को हम लाने वाले हैं। ये नया पर्सपेक्टिव आजकल की जो दुनिया है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को इनफैक्ट होते हुए देख सकते हैं, हम सिमुलेशन मॉडल्स तैयार कर सकते हैं, हम लोग चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझ भी सकते हैं। कई सारे तरीके हैं, ऑडियो विजुअल लर्निंग है, इन सारी चीज़ों को हमने जोड़ करके इस तरीके से लेक्चर्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पहले बहुत ही शानदार कंटेंट में, जहाँ पे आप सीखने वाले हैं कि ये जो pH है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और इसको समझने के बाद बहुत सारे सवाल आपको आसान लगने लग जाएंगे। सो मेरा नाम है सागर डुडेजा, मैं हूँ एक ex-IES ऑफिसर और मेड इजी में पिछले 13 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ मैं। और मैं मेड इजी में पिछले 13 सालों से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, BMC, हाइड्रोलॉजी, PERT CPM, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एंड ऑल दीज सो मेनी थिंग्स आई हैव टॉट हियर। एंड दिस प्लेटफॉर्म मेड इजी is now bringing to you a different form of learning. आइए सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आप क्या समझते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल, what does pH 7 actually mean? What do you understand by this? मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब मैं ये क्लास में भी सवाल पूछता हूँ हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना इसको गलत आंसर देते हैं। लोग कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर pH इज इक्वल टू 7, मतलब वो पानी जो न्यूट्रल है। pH 7 से कम है तो ऐसे में वो पानी जो है वो एसिडिक है, और pH 7 से ऊपर हो गया तो वो पानी बेसिक है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा एक्चुअली में बिल्कुल भी नहीं है। What does pH 7 एक्चुअली मीन, ये आप इस लेक्चर में बस आधे घंटे मेरे साथ बने रहिए, आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब मुझे आप बताइए कि लेट अस थिंक बिफोर वी बिगिन कि यू बॉयल अ बीकर ऑफ प्योर वाटर। मतलब सवाल ये है कि आपने एक बॉइल्ड वाटर का बीकर लिया और प्योर वाटर है और उसका pH टेस्ट करने की कोशिश की। सवाल ये है कि क्या वो अभी भी न्यूट्रल है? क्या वो अभी भी न्यूट्रल है? बताइए, आंसर्स बताइए प्लीज़, कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को पॉज करके फिर कमेंट डिलीट मत करना, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स विल गिव रॉन्ग आंसर। येस, इट स्टेज एग्जैक्टली 7। नो, इट टर्न्स एसिडिक। नो, इट टर्न्स बेसिक। इट स्टेज न्यूट्रल बट नॉट एट pH 7। वॉट इज़ योर आंसर? प्लीज़ कमेंट एन आंसर बिफोर वी गो ऑन। चलिए, आई होप आपने अपने आंसर्स को लॉक कर दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स पिक ए। क्या आप भी ए पिक किए थे क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी आप सीख रहे हो। तो यस, इट स्टेज एग्जैक्टली एट pH ऑफ 7। मोस्ट स्टूडेंट्स पिक ए। इट इज़ द वन आंसर दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। मतलब ये एक वो आंसर है जो आपने चूज किया है जो डेफिनेटली पक्की बात है रॉन्ग है। एवरीथिंग फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं ये बताएंगी कि एक्चुअली में सही आंसर है क्या। आइए समझते हैं। वॉट वी विल सेटल टुडे। इस सेशन से आपको क्या आउटकम मिलेगा? हर सेशन हमारा एक आउटकम बेस्ड सेशन होगा जहाँ पे आपके कुछ डिलीवरेबल्स होंगे। आप सेशन को करने के बाद कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ सीख करके ही जाएंगे। जो लोग क्लासेस कर चुके हैं और जो नहीं भी किए हैं, जो लोग गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं नहीं भी किए हैं, वो सभी के लिए सेशंस इंपॉर्टेंट हैं।
पहली चीज जो आप सीखेंगे वो ये है कि व्हाट पीएच एक्चुअली मेजर्स, द लॉग स्केल एंड व्हाई इट वाज चोजन। दूसरी चीज जो आप सीखेंगे कि हाउ वाटर आयोनाइजेज इटसेल्फ, इसमें आप समझेंगे सेल्फ आयोनाइजेशन एंड द आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसे हम KW के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज जो आप सीखेंगे द इक्विलिब्रियम बिहाइंड इट, कि इसके पीछे जो इक्विलिब्रियम की रिएक्शन की थ्योरी चल रही होती है, जो कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, वो भी हम समझेंगे। KF एंड KB एंड व्हाट शिफ्ट्स द बैलेंस, कि बैलेंस शिफ्ट कैसे होता है, आइदर टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन और टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड देन व्हाई द न्यूट्रल पॉइंट मूव्स, टेम्परेचर, KW एंड pH 7, इन सभी चीज़ों का निष्कर्ष जो है अंत में आपको मिल जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए पार्ट नंबर 1, व्हाट pH रियली मीन्स। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को प्रायर नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बेसिक से हम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे पूरे लेक्चर को कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको अगर प्रायर नॉलेज होगा भी, कुछ पढ़े भी होंगे अपने IIT JEE की तैयारी के दौरान, तो प्रोबेबली शायद भूल गए होंगे, तो मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सो pH इज जस्ट अ शॉर्ट हैंड फॉर अ वेरी स्मॉल नंबर, मतलब एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, वो है पानी में प्रेजेंट H+ आयंस एंड पानी में प्रेजेंट OH- आयंस। pH जो है वो कुछ नहीं है, सिंपली लॉग लेकर के उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पानी का सैंपल मैं आपको दिखा के बोलूं, बताओ इसमें pH कितना है, व्हाट इज द pH इन दिस वाटर, तो क्या उसमें आप कोई आंसर दोगे? आप आंसर देने से मना कर देंगे, आप बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, क्योंकि पानी में pH नहीं होता, पानी के अंदर एक्चुअली में H+ और OH- आयंस होते हैं। उन H+ और OH- आयंस को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे ही हम लोग बेसिकली pH बोलते हैं। इसलिए सही शब्द ये होंगे कि व्हाट इज द pH ऑफ वाटर, नॉट व्हाट इज द pH इन वाटर। ओके, अब pH का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है pH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H+ आयन। जब भी कभी H+ आयंस को यहाँ पे आप लिखेंगे तो आप हमेशा मोल्स पर लीटर में लिखेंगे, ऑलवेज यू विल राइट इन मोल्स पर लीटर। H+ की अगर वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन की 10⁻³ मोल्स पर लीटर है, तो अब अगर आप यहाँ पे 10⁻³ पुट करेंगे, pH की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर 10⁻7 है तो pH 7 हो जाएगा, 10⁻11 है तो 11 हो जाएगा, एंड सो ऑन। वाई अ लॉगरिथम एट ऑल, क्यों? कभी भी हम ये मैथमेटिकल ऑपरेटर, लॉग ऑपरेटर का यूज तभी करते हैं जब हमें बहुत बड़ी वैल्यू को छोटा करना हो और बहुत छोटी वैल्यू को थोड़ा बड़ा करना हो, ताकि हम एक ऐसे रीजनेबल एक रेंज में उस वैल्यू को बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर पाएं जो लोग इजीली समझ सकते हैं, जो लोग इजीली परसीव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे पॉपुलेशन की भी अगर बात करते हैं, जैसे हम लोग वाटर डिमांड चैप्टर में पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं, वहाँ पे हम कर्व बनाते हैं, तो वो भी एक सेमी लॉग प्लॉट होता है। वो वैल्यू बहुत बड़ी होती है, इसलिए उसे हम छोटा करने के लिए लॉग स्केल ले लेते हैं। ये वैल्यू बहुत छोटी होती है तो इसे थोड़ा बड़ा करने के लिए फिर से लॉग स्केल ले लेते हैं। तो लॉगरिथम इसीलिए लिया जाता है क्योंकि देखिए हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन है नेचुरल वाटर में, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। ये 1 से लेकर, अगर फुल्ली एसिडिक पानी है तो वो वहाँ से लेकर के 0.00000000000001 मोल्स पर लीटर। अब यू योरसेल्फ थिंक नाउ कि राइटिंग 14 zeros ऑन अ रिपोर्ट इज अनयूजेबल, इजंट इट? 14 0 लिख रहे हो आप, इज इट फ्रूटफुल फॉर यू टू राइट सो मेनी zeros एंड ऑल? तो जो लॉग होता है ना, वो पूरे की पूरी रेंज को कंप्रेस कर देता है इन जस्ट अ स्पैन विद इन 0 to 14। मतलब अब pH की वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 0 से 14 तक उस रेंज को वो कर देता है। द कॉस्ट, the one step on the scale is a 10-fold change, not a small one. Suppose for example 10⁻³ से ये 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर हो जाए, तो यानी कि चेंज 10 गुने का आया। H पॉजिटिव आयन 10⁻³ से 10⁻4 में गए तो 10 गुना कम हो गए। pH जो है वो 3 से 4 ही चेंज हुआ, यानी pH की वैल्यू केवल 1 बढ़ी। सिमिलरली यहाँ पे 10⁻³ से 10⁻7 में अगर आप सोचोगे तो ये आपका 10,000 टाइम्स कम है वैल्यू, लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो pH 3 से 7 सिर्फ वैल्यू 4 टाइम्स ही बढ़ी, 4 टाइम्स नहीं, सिर्फ 4 नंबर्स में बढ़ी, 3 के बाद 4, 5, 6 और 7, दैट्स इट। एक एक वैल्यू बढ़ना या घटना मतलब 10-10 गुना का चेंज आना, क्योंकि यहाँ पे लॉग स्केल चल रहा है। जैसे कि pH 4 is how many times
more acidic than pH 7. It's 1000 times because यहाँ पे है 10 to the power minus 4 moles per liter और यहाँ पे 10 to the power minus 7 moles per liter. ये है बेसिक. इसके बाद देखिए कि वाटर इज नॉट जस्ट H2O. बात समझिएगा, जब हम पानी को देखते हैं तो वाटर बेसिकली इज लिक्विड. यू इमेजिन लिक्विड, राइट? आप देखते हो तो लिक्विड दिखता है, पूरी दुनिया भर में पानी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन ऐसा नहीं है. पानी वैसे तो मेजॉरिटी पानी ही है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ही हैं, लेकिन पानी अपने ही खुद के अंदर आयोनाइज करता है थोड़ी सी क्वांटिटी में. और ये जो थोड़ी सी क्वांटिटी है, ये थोड़ी सी क्वांटिटी भी पानी के कैरेक्टरिस्टिक को इन्फ्लुएंस करती है. पानी को एसिडिक, बेसिक ये सब बनाने में ये जो थोड़ा सा आयोनाइजेशन होता है, इसका इंपैक्ट आता है. इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि 2H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. ये हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ऐसे करके लिखते हैं. इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है इसमें भी, कि H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस OH माइनस. ये भी लिखा जा सकता है. अब यहाँ पे बात समझिएगा कि ये कितना स्प्लिटिंग होता है और ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होती है. हम थोड़ा सा इक्विलिब्रियम रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे अभी, ताकि आपको थोड़ा बेहतर समझ में आए. क्योंकि स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम रिएक्शन समझते तो हैं कि एक अगर सिंगल एरो बनाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, मतलब वन वे हो रही है. लेकिन अगर हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बनाया तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है कुछ इस प्रकार से, मतलब आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है. इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपसे बस कुछ ही देर में करने वाला हूँ, एक सिमुलेशन मॉडल के माध्यम से. अ टाइनी फ्रैक्शन जो होता है वो स्प्लिट करता है. मतलब अगर प्योर वाटर की बात करें एट 25 डिग्री सेल्सियस, ओनली अबाउट 1 मॉलिक्यूल इन 10 मिलियन आयोनाइजेस एट एनी मोमेंट. 25 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है आउट ऑफ 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स एट दैट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सी हाउ स्मॉल दैट इज. एंड दैट इज रिवर्सिबल ऑल्सो. दैट मीन्स आयंस जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली रिकम्बाइन होते रहते हैं इनटू वाटर एंड द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेसेस नेवर स्टॉप. ये कभी रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूअस चेंज चलता रहता है. और ये जिस रेट से फॉरवर्ड उसी रेट से बैकवर्ड ये कंटिन्यूअसली शिफ्ट होता रहता है. एंड इट इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड. मतलब ये जो रिएक्शन होती है हमेशा बैलेंस्ड होती है. यानी कि इन प्योर वाटर एवरी H प्लस प्रोड्यूस्ड कम्स विद 1 OH माइनस ऑल्सो. दैट मीन्स जब भी कभी H प्लस और OH माइनस पानी बनाता है तो वो हमेशा पेयर में बनाता है, हमेशा वो पानी पेयर में बनाता है. इसको थोड़ा सा और अब हम डिटेल में समझेंगे, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे. इस वाली स्लाइड को समझने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू अ सिमुलेशन नाउ. द सिमुलेशन गोज लाइक दिस. अंडरस्टैंड कि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन काम कैसे करते हैं. ये है आपके लिए एक शानदार सिमुलेशन मॉडल जो आपको ये समझाएगा कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम रिएक्शंस काम करते हैं. जैसे मान लो कोई एक हमने रिवर्सिबल रिएक्शन ली एट इक्विलिब्रियम इन विच A प्लस B इज इन इक्विलिब्रियम विथ C प्लस D. हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन लिखे जैसे आपने बचपन में लिखना सीखा है. हमारा काम है अब इसको ना बेहतर तरीके से विजुअलाइज करना, ताकि जो पानी के अंदर चल रहा है वो हम अच्छे से समझ पाए. A और B हैं आपके रिएक्टेंट्स. कलर्स पे ध्यान दीजिए, फोकस ऑन द कलर्स. रेड और ऑरेंज आर द रिएक्टेंट्स हियर. यहाँ पे रेड और ऑरेंज जो हैं एक जैसे कलर्स हैं, उनको हमने रिएक्टेंट्स बोला है. और डार्क ब्लू, लाइट ब्लू एक जैसे कलर्स हैं, उनको हमने प्रोडक्ट्स बोला है. नाउ ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली माय डियर्स, कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस करें तो आप यहाँ पे देखना कैसे चेंजेस होंगे. अभी फिलहाल ये रिएक्शन, इनके कुछ मैंने रेट कॉन्स्टेंट्स ले लिए, उसके बेसिस पे अभी ये रिएक्शन जो है ना वो बैलेंस्ड भी है और इक्विलिब्रियम में भी है. यानी ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, सी और डी की अब बदल नहीं रही है, अब कांस्टेंट हो चुकी है. कंसंट्रेशन जो है अब ये कांस्टेंट हो चुकी है. अब आप खुद ही बताओ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा. अभी टेम्परेचर 25 पे है. मोरओवर अगर हम ये स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लेकर के आएंगे, ये जो P, Q, R और S आप देख रहे हैं ये क्या है. जैसे ये मोल्स है कि अगर हम इसमें बढ़ा दिए 1 कर दिए तो 2 मोल्स ऑफ A. कभी कभी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो मोल्स बदलते रहते हैं. कभी वो 1 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ B टू गिव सर्टेन मोल्स ऑफ C एंड सर्टेन मोल्स ऑफ D एंड सो ऑन. तो ये वो कोएफिशिएंट्स हैं P, Q, R एंड S. ये वो कोएफिशिएंट्स है. तो देखिए बदलाव किस तरीके से हो रहे हैं. टेम्परेचर वाइज भी यहाँ पे इस तरीके से हमें चेंज देखने को मिल रहे हैं. देखिए यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कोई एक प्रोडक्ट है
वो बढ़ता जा रहा है और कोई एक रिएक्टेंट है वो कम होता जा रहा है। इसी तरीके से जब हम ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो कोई एक प्रोडक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, कोई रिएक्टेंट कम होता जा रहा है। तो ये कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इन्हीं सब की पूरी एक कहानी है। अगर ये कहानी आपने समझ ली तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को हमेशा विजुलाइज कर पाएंगे। तो आइए देखिए, मैं इसको पहले मॉडल को रीसेट करता हूँ। नाउ आई हैव रीसेट दिस मॉडल और व्हाट इज़ हैपनिंग, यू सी, इस दौरान ये देखिए जो कर्व बन रहा है, जैसे ही मैंने रीसेट बटन दबाया, ये रीसेट बटन दबाया, ये जो कर्व बन रहा है ये अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर हो चुका है। ठीक, हम अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ज़रा देखना। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखिए किस तरीके से ये सिग्निफिकेंटली एक डायरेक्शन में ये बढ़ जा रहा है, यानी बैकवर्ड रेट बढ़ जा रहा है। क्या होता है रिएक्शन में, जब आप टेम्परेचर में बदलाव करते हैं, चाहे बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो रिएक्शन बढ़ाने पे किसी एक तरफ जाता है और घटाने पे किसी दूसरी तरफ जाता है। डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स किस टेम्परेचर पे स्टेबल हैं। कुछ प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं, कुछ लो टेम्परेचर पे होते हैं, तो वो रिएक्शन उस तरफ मूव करने लग जाती है, क्योंकि हर रिएक्शन को अल्टीमेटली अंतिम अपना ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना है वो है स्टेबिलिटी। तो अल्टीमेटली वो स्टेबल होने की ख्वाहिश में आगे या पीछे मूव करती है, कहने का मतलब ये है। अब जैसे हाई टेम्परेचर पे ये मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है, बैकवर्ड रेट बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ पे ए और बी यानी कि रेड और ऑरेंज की संख्या देखिए बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे सी और डी यानी कि ब्लू और लाइट ब्लू की संख्या कम होती जा रही है। इसी तरीके से जरा ऑब्जर्व करिए, जब मैं टेम्परेचर कम करूंगा धीरे 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 धीरे, लेट्स डू दिस, तो देखिए किस तरीके से आपके ब्लू वाले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो रेड और ऑरेंज वाले हैं वो कम होते जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये है जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जो इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दी जाती है, क्योंकि ये जो रेट कांस्टेंट है जो कि कंसंट्रेशन से बनता है, ये कंसंट्रेशन टेम्परेचर के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ कंसंट्रेशन बदल रहे हैं तो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी कंसंट्रेशन के साथ चेंज होती जाएगी। इसलिए जब कभी भी आप पानी के भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात करते हैं तो आपको टेम्परेचर फिक्स करना ज़रूरी है। और जनरली हम लोग जो टेम्परेचर जिस पे सारा कॉन्सेप्ट बात करते हैं वो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इसलिए मैं यहाँ पे अभी रीसेट कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्टैंडर्ड मैंने जो यहाँ पे टेम्परेचर रखा है ये 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा है, कुछ इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट। अब अगर मान लो इक्विलिब्रियम को हमें शिफ्ट करना है टूवर्ड्स द लेफ्ट और टूवर्ड्स द राइट, तो हम कुछ कैटलिस्ट ऐड कर सकते हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, या फिर हम लोग कुछ कंपाउंड जैसे ऐड किया, ए को ऐड किया, ए को ऐड किया, तो ए को बढ़ा दिया आपने, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन इस तरीके से खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा कि रेट कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैंने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, तो हम ए को बढ़ाएं या हम सी को बढ़ाएं फर्क नहीं पड़ता। ये आगे या पीछे मूव करके कंसंट्रेशन को ऐसा कर देगा कि आपका रेट कांस्टेंट फिर भी कांस्टेंट ही बना रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। वो कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट उतना ही बना रहेगा एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक देखो ये घुमा फिरा के वैल्यू 1.38 पे ही आ जा रही है। देखिए, देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ मॉडल को, देखो 1 देखो मैं सी को ऐड कर रहा हूँ, ए को ऐड कर रहा हूँ, फिर वैल्यू देखो, जब तक टेम्परेचर हमारा ये फिक्स था 29 डिग्री सेल्सियस तब तक ये 1.38 ही था। लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे टेम्परेचर को, अब देखो ये वैल्यू किस तरीके से, रेशो की जो वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग। यानी कि रेट कांस्टेंट तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, सिंपल सी बात। और साथ ही साथ अगर आप किसी स्पीशी का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो या तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव होता है या तो बैकवर्ड मूव होता है, और फिर से कंसंट्रेशन वही बना रहता है। फिर से देखिए, मैं ए को ऐड किया, घुमा फिरा के फिर से वो 6.54 पे आके स्टेबल हो गया। फिर सी को ऐड किए, फिर आगे पीछे हुआ, फिर उसके बाद देखिए 6.54 पे आ गया। चेंज तभी आएगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को अब हम अप्लाई करते हैं हमारे
इस pH में। अब जो आयन प्रोडक्ट होता है पानी का, आयन प्रोडक्ट पानी का जिसे हम Kw से एक्सप्रेस करते हैं, ये होता है H+ आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH- आयन की कंसंट्रेशन। और 25 डिग्री सेल्सियस पे ये जो Kw की वैल्यू होती है, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्यों ज़रूरी है टेम्परेचर फिक्स करना, अभी आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स करेंगे तभी रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स हो पाएगी। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स हुई 10⁻⁻14। अब ऐसे में अगर वो पानी का जो पानी के अंदर जो H+ और OH- है उनकी कंसंट्रेशन बराबर है, तो H+ और OH- दोनों 10⁻⁻7 हो जाएंगे। डिवाइड बाय मतलब 2, दोनों मतलब आधे आधे, मतलब 10⁻⁻14 करने के लिए। एंड देयरफॉर pH और pOH हो जाएगा दोनों ही मिलाकर 7। यानी pH प्लस pOH की वैल्यू हमेशा 14 होगी, लेकिन ये एप्लीकेबल 14 तो होगी, लेकिन वो एप्लीकेबल केवल 25 डिग्री सेल्सियस पे है। अब मैं वापस आना चाहता हूं उसी सवाल पे जहां से हमने इस वीडियो की शुरुआत की, इस कंटेंट की शुरुआत की। व्हाट डज pH 7 एक्चुअली मीन? क्या अब आप बता सकते हो कि pH 7 क्या बताता है? pH 7 जस्ट एक pH की वैल्यू है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर pH 7 न्यूट्रलिटी बताता है। किस टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अगर टेम्परेचर बदल दोगे तो pH 7 न्यूट्रल नहीं बताएगा। अभी भी शायद डाउट होगा, तो आओ इसके आगे की एक और सिमुलेशन है, वो भी आपको मैं दिखाता हूं, वहां से आपको और समझ में आएगा। सो व्हाट ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स बाय नाउ एंड एवरीवन सेज इन देयर इंटरव्यूज एंड ऑल कि न्यूट्रल मतलब होता है pH 7। दिस इज ऑफ कोर्स अ नंबर टू मेमोराइज, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये चीज एप्लीकेबल सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पर है। सो व्हाट इज न्यूट्रलिटी रियली? मतलब अगर पानी का टेम्परेचर 25 नहीं है, 50 है, 75 है, कुछ और टेम्परेचर है, तो उस पानी की न्यूट्रलिटी कैसे डिसाइड होगी भाई? न्यूट्रलिटी pH की वैल्यू से डिसाइड नहीं होती। न्यूट्रलिटी इससे डिसाइड होती है कि H+ और OH- बराबर हैं या फिर नहीं है। अगर जब H+ और OH- की कंसंट्रेशन बराबर होती है तो उसी पानी को हम न्यूट्रल कहते हैं। तो न्यूट्रलिटी इज अ कंडीशन एंड नॉट अ नंबर। न्यूट्रल होने का मतलब होता है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन शुड बी इक्वल टू OH- आयन। दिस इज ट्रू एट एवरी टेम्परेचर इन एवरी सैंपल। हर टेम्परेचर पे, हर सैंपल पे ये चीज एप्लीकेबल है। देन व्हाई डज pH 7 वर्क एट ऑल? मतलब pH 7 काम क्यों करता है? क्यों? क्योंकि अब आपको कारण पता है, क्योंकि हमारा यूजुअल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और उस चक्कर में क्या होता है, दोनों आयन कंसंट्रेशन happen to be equal to 10⁻⁻7 moles per liter, which reads as pH 7 on the scale. And the 7 is a consequence of the temperature, not the definition of neutrality. 7 जो है वो consequence है टेम्परेचर का, not the definition of neutrality, क्योंकि जो 10⁻⁻14 आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू है, वो वैल्यू 10⁻⁻14 सिर्फ टेम्परेचर 25 पे है। तो होल्ड द टेम्परेचर समवेयर एल्स एंड द इक्वालिटी स्टिल होल्ड्स, बट इट नो लॉन्गर लैंड्स ऑन 7। मतलब कि ये हर टेम्परेचर पे H+ और OH- जब जब बराबर हो जाएंगे, उस pH वैल्यू को हम न्यूट्रल कह देंगे। मतलब क्या कभी न्यूट्रल 6.5 भी हो सकता है क्या? यस, न्यूट्रल 6.5 भी हो सकता है। क्या न्यूट्रल 7.5 भी हो सकता है क्या? बिल्कुल 7.5 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? आइए आपको दिखाते हैं एक और सिमुलेशन के माध्यम से। देखो अब अगर दूसरी चीज आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए, बेहतरीन चीज है ये। और देखो, why pH is equal to 7 does not always mean neutral water. So right now 25 डिग्री सेल्सियस है, न्यूट्रल है 7 पे, राइट? अब देखिए यहाँ पे H+ आयंस हैं, OH- आयंस हैं, और ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स जो रेड वाले घूम रहे हैं, जिनके साइड में ग्रे कलर के जो है अटैच्ड हैं, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो ऑरेंज और येलो वाले घूम रहे हैं वो H+ और OH-, जैसा कि आप ये लेजेंड में देख रहे हैं, H+ और OH- को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर हम
टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाते हैं। अब देखना ये पीएच की स्केल है, ओके। अभी पीएच न्यूट्रल किस पे आ रहा है, 7 पे। अब हम टेम्परेचर को ना बढ़ाते हैं, अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। देखो इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो बढ़ाते बढ़ाते आप देखिए जो आपका 7 था, जो पहले न्यूट्रल था, अब यहाँ पे इस टेम्परेचर पे ये न्यूट्रल 6.13 हो चुका है 100 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल 7.47 हो चुका है, यानी कि 0 से लेकर 100 तक ये वेरिएशन हो रहा है। तो न्यूट्रल जो है वो भी अपनी जगह से शिफ्ट करता जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब अगर 50 डिग्री सेल्सियस हम क्लिक करें तो ये वैल्यू आ रही है 6.63। इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको और बेहतर दिखाई पड़े। अगर आप मोबाइल की स्क्रीन वगैरह में देख रहे हैं तो नाउ यू कैन सी मच बेटर, राइट। देखिए, तो अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस में क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि न्यूट्रल 6.63 आ रहा है। इसका मतलब अब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन न्यूट्रल के टाइम पे कुछ और होगी, और वो होगी 10 टू द पावर -6.63 मोल्स पर लीटर, नॉट 10 टू द पावर -7 मोल्स पर लीटर। ये है कहने का मतलब। तो जब ये आयन प्रोडक्ट होता है ना, ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। पानी का डिसोसिएशन, अब आप खुद सोचो, ज़्यादा टेम्परेचर पे पानी का डिसोसिएशन ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा टेम्परेचर पे पानी का डिसोसिएशन ज़्यादा होगा या कम होगा? डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, यानी H प्लस आयन रिलीज ज़्यादा होंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये न्यूट्रल 7 से नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि pH का घटना मतलब H प्लस का बढ़ना। pH और H प्लस का इनवर्स रिलेशन है। जब हम pH का फॉर्मूला लिखते हैं तो दैट इज माइनस लॉग बेस 10 ऑफ H प्लस, दैट इज ऑल्सो लॉग बेस 10 ऑफ 1 अपॉन H प्लस, यानी pH और H प्लस में इनवर्स रिलेशन। और जब पानी डिसोसिएट ज़्यादा होगा एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से तो H प्लस ज़्यादा बनेगा, और जब H प्लस ज़्यादा बनेगा तो ऐसे में pH की वैल्यू कम होगी, यानी कि वो न्यूट्रलिटी शिफ्ट हो जाएगी 7 से नीचे। और अगर टेम्परेचर 25 से कम होगा जैसे कि 0, तो न्यूट्रलिटी शिफ्ट होगी 7 से ऊपर की तरफ। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ वेरी क्लियर टू यू। इसके बाद हम आते हैं वापस हमारे इस प्रेजेंटेशन में और यहाँ पे देखते हैं इसके आगे की बात। पार्ट नंबर 2, द इक्विलिब्रियम बिहाइंड इट, व्हाई अ रिएक्शन दैट नेवर स्टॉप्स कैन स्टिल लुक फ्रोजन। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि लोग बोलचाल की भाषा में इस चीज़ को बहुत गलत वे में एक्सप्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आ गया तो A और B की कॉन्सेंट्रेशन और C और D की कॉन्सेंट्रेशन थम गई। ऐसा नहीं है, वो अभी भी एक्टिवली एक दूसरे में कन्वर्ट हो ही रहे हैं। वो ऐसा फ्रोजन इसलिए दिखता है, किसी भी टाइम पे अगर उस मोमेंट पे आप पिक्चर लोगे उस सिचुएशन की, तो आपको हर वक्त A और B और C और D एक जैसे ही दिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन वाइज, बट वो एक्चुअली में कंटिन्यूसली एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है वो ऐसा नहीं होता कि रुक जाता है, वो बस अपीयर होता है कि वो रिएक्शन जो है वो रुक चुकी है। जैसे 2 रिएक्शंस रन एट वंस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर मान लो P मोल्स ऑफ A प्लस Q मोल्स ऑफ B इज इन इक्विलिब्रियम विद R मोल्स ऑफ C एंड S मोल्स ऑफ D, तो फॉरवर्ड रेट मतलब फॉरवर्ड आगे की तरफ यू कैन राइट इट लाइक दिस कि KF A टू द पावर P B टू द पावर Q, बैकवर्ड रेट KB C टू द पावर R D टू द पावर S। इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम इज नॉट द रिएक्शन स्टॉपिंग। इक्विलिब्रियम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि रिएक्शन जो है वो रुक चुकी है। इट इज द 2 रेट्स बिकमिंग इक्वल, 2 रेट आगे और पीछे का इक्वल हो गया है, बोथ स्टिल रनिंग एट द सेम स्पीड, दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि अब चेंज नहीं आ रहा है, बस यही वजह है और कुछ नहीं। सो दोस्तों अब यहां पे देखिए, अ सैंपल एट 60 डिग्री सेल्सियस रीड्स pH 6.6। अब आपको बताना है इज इट एसिडिक और बेसिक। ये एग्जाम ट्रैप है, ये काफ़ी अच्छा एडवांस्ड क्वेश्चन है। जो लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा होगा वही लोग समझ पाएंगे कि एक सैंपल है 60 डिग्री सेल्सियस पे, उसकी रीडिंग आ रही है, उसका pH आ रहा है 6.6। अब वो सैंपल एसिडिक है या बेसिक है ये आपको बताना है। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि न्यूट्रल pH जो होता है एट 60 डिग्री सेल्सियस ये होता है 6.51। अब आप समझ पा रहे हो ना कि न्यूट्रल pH जो है वो 60 डिग्री पे हुआ है 6.51, लेकिन आपका सैंपल रीड कर रहा है 6.6, यानी
वो जो सैंपल है 60 डिग्री सेल्सियस पे जो आप टेस्ट कर रहे हो वो एक्चुअली में एसिडिक है कि बेसिक है? तो वो है दोस्तों बेसिक. सो decide before you turn the page. So you have decided, now you know, right? That is why I told you the answer. So why the reflex answer fails? You understand, right? क्योंकि 6.6 is less than 7, so people say it is acidic, but that is actually not. Comparing against a number that belongs to a different temperature, you should not do that now. इस लेक्चर को देखने के बाद तो कभी भी आप ऐसे कंपैरिजन तो नहीं करेंगे. आप हमेशा पूछेंगे कि अगर आप बोल रहे हो इस पानी का pH 6.6 है और pH जो है वो 6.6 है, तो आप ये पूछो किस टेम्परेचर पे. अगर वो बोलेगा टेम्परेचर है 25, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि भैया ठीक है ये है एसिडिक. लेकिन अगर टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस लेट्स से, और उसमें आपको एक अंदाज़ा है कि यार ये जो है 6.51 पे तो आपका न्यूट्रल होता है, तो 6.6 इज एक्चुअली बेसिक फॉर दैट काइंड ऑफ टेम्परेचर. So always compare a measured pH against the neutral pH at that temperature, never against 7 by habit. Where this bites in practice, boiler and hot water systems. ये real आपको implication बता रहा हूँ मैं. जो boilers होते हैं, industrial boilers, hot water systems होते हैं, thermal discharge into a river, high temperature industrial effluent, and any laboratory pH meter used without temperature compensation. आप ऐसी हर जगह पे जहाँ पे आप लेबोरेटरी डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं या टेस्टिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर का बिना ध्यान रखें, वहाँ पे ये सब आपका गड़बड़ कर सकता है अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो. इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं द होल आर्ग्यूमेंट इन 5 लाइन्स. जो जो अभी अब तक हमने देखा, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यू to take a screenshot and keep it with you always. This is your take home slide. The pH is a log scale. pH is equal to minus log H plus. One step means a factor of 10. पहली बात. दूसरी बात, पानी खुद को आयोनाइज कर रहा है. H2O is in equilibrium with H plus plus OH minus, always producing the 2 ions as a pair. Neutral means equality, यानी कि H plus और OH minus बराबर. It is a condition, not the number 7. Then splitting absorbs the heat, यानी कि जो so heating pushes it forward. मतलब जो आपने खुद ही ने बताया कि भाई अगर हम हीट करेंगे तो ऐसे में पानी जो है और ज़्यादा डिसोसिएट होगा, H2O और टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, जिससे जो KW होगा वो राइज करेगा. KW राइज करेगा यानी टूटेगा ज़्यादा, है ना. तो ये PKW जो है वो फॉल करेगा. न्यूट्रल pH बेसिकली क्या है? न्यूट्रल pH कुछ नहीं है, PKW जो भी होगा वो बाय 2 कर देना है. जैसे अगर PKW 14 है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो pH न्यूट्रल वाला 7 हो जाएगा. अगर कोई और PKW की वैल्यू है तो डिवाइड बाय 2 कर दो, वो न्यूट्रल pH कहलाएगा. तो अगर ये 7 तभी है जब टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और ये 6.13 हो जाता है. ये डेटा याद रखना है आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे. अब ये डेटा है, इसको याद रखिए. बॉइलिंग वाटर इज स्टिल परफेक्टली न्यूट्रल. तो जो पहला जहाँ से शुरुआत की गई इस लेक्चर की, वो आपको समझ में आ गया कि बॉइलिंग वाटर अभी भी परफेक्टली न्यूट्रल है. बस बात ये है कि इट सिंपली इज नॉट एट pH 7 एनी मोर. अगर प्योर वाटर है तो वो 50 डिग्री सेल्सियस पे भी न्यूट्रल है, 60 डिग्री पे भी है और 100 डिग्री पे भी न्यूट्रल है. बस उसका pH वो नहीं है जो आप सोच रहे थे इस लेक्चर की शुरुआत से पहले. ऑल राइट, सो कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा सेशन? आई होप कि आपको इसमें मज़ा आया. मैं आपके सामने कुछ गेट के सवाल छोड़ के जा रहा हूँ और इन सवालों को कुछ मैं आपको बता भी दूंगा और उसके अलावा 1-2 सवाल आपके पास छोड़ जाऊंगा. आप उसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आंसर बताइएगा और अगला लेक्चर बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सारे लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस है. हमने रैंडम नहीं बनाया इन लेक्चर्स को, ध्यान देना. Randomly lectures are not made. Lectures are made in a sequence so that whoever sees all these small 30 to 45 minutes lectures, he will actually complete a substantial portion of GATE and ESE. He will actually develop a sense of conceptual understanding. ऐसा नहीं है कि हमको लगा कि चलो BOD पढ़ा देते हैं. नहीं, हमने ये सोचा कि BOD ज़रूरी तो है पढ़ाना, बट वहाँ तक पहुँचने से पहले किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा तब हम वहाँ तक पहुँचेंगे. ASP ज़रूरी तो है बताना, लेकिन ASP तक पहुँचने से पहले के क्या क्या स्टेप्स होंगे जिनको करके ही हम ASP तक पहुँच सकते हैं.
तो अगर आप ये पूरे लेक्चर्स कंप्लीट करोगे जो हमने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सीक्वेंस से बताएं, क्योंकि जैसे मैं आपको अभी अगला लेक्चर भी बता दूं, मैं आपको अगला लेक्चर किस पे होने वाला है। तो अगला लेक्चर दोस्तों होने वाला है एल्कलिनिटी पे, क्योंकि आपको मालूम है कि पीएच के बाद अगली चीज जो होती है वो होती है अल्कलिनिटी। पीएच वीडियो 2 हर चीज डिजाइंड है सीक्वेंस में, जहां पे हम बैक रेफरेंस देंगे हमारी प्रीवियस वीडियो का। तो इसीलिए पूरे लेक्चर्स को सीरीज में, पूरी प्लेलिस्ट को सीरीज में आप देखिए। 38 स्लाइड्स हैं, कितनी सारी स्लाइड्स हैं। अभी जो थे उसमें भी 20 से ज़्यादा स्लाइड्स थी, इसमें 38 स्लाइड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप देख लोगे ना, आपको एक बहुत बेहतरीन फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इनफैक्ट सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाना हमारा एम नहीं है, हमारा एम है आपसे क्वेश्चंस लगवाना, क्वेश्चंस सॉल्व करवाना। तो आप अभी यहाँ पे एक काम करिएगा, कुछ गेट के न्यूमेरिकल्स हैं उनके आंसर अभी कमेंट में बताइएगा, कुछ मैं भी बता दूंगा। आप पॉज करना, उसके बाद आंसर बताना, फिर देखना, ठीक। तो दोस्तों एक सवाल है आपके सामने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पहले तो, ताकि आप थोड़े से यूज टू हो जाएं इस कॉन्सेप्ट से, ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो। द आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर pKw is 14 if a rain water sample has a pH of 5.6। आपको बताना है the concentration of OH minus in the sample in 10 to the power minus 9 moles per liter is how much। तो अगर आयन प्रोडक्ट है पानी का pKw और जो रेन वाटर सैंपल है उसका pH है 5.6, तो अगर pKw आयन प्रोडक्ट है तो इसका मतलब pH प्लस POH हैज टू बी इक्वल टू 14। कल को अगर आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर 13 कर दे, लेट्स से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बदल दे, कुछ और कर दे, तो ऐसे में तब pH प्लस POH बन जाएगा 13, फिर न्यूट्रल कहलाएगा 6.5 ना कि 7। अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, तो अभी के लिए न्यूट्रल हमारा pH और POH बराबर 7 है। ऐसे में आपका जो सैंपल है जिसका pH 5.6 है, इस सैंपल का POH हो गया 14 माइनस 5.6 which gives you 8.4। This value 8.4 is POH value। That means OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हो गई 10 to the power minus 8.4 moles पर लीटर। अब बस हमें इसे एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना है, जैसा गेट के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको ये सोचना है कि 10 to the power minus 8.4 मोल्स पर लीटर तो है, लेकिन ये समथिंग इंटू 10 to the power minus 9 मोल्स पर लीटर बनेगी, क्योंकि हमें आंसर 10 to the power minus 9 मोल्स पर लीटर में देना है। तो ये x की वैल्यू बतानी है। What is the value of x? That is your actually the answer. So that x value my dears is nothing but, अगर ये दोनों वैल्यू तो सेम ही है, तो ये वैल्यू कुछ नहीं है 10 to the power minus 8.4 डिवाइड बाय 10 to the power minus 9। ये वैल्यू आपको आंसर करनी है। सो वी आर गेटिंग 3.98। सो दिस, जितने भी आप में से जिन्होंने भी 3.98 आंसर किया था, मुबारक हो, आप इस कॉन्सेप्ट को भली भांति समझ चुके हैं। अब अगर आपको इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में पीएच से रिलेटेड काफ़ी सारे दसों सवाल, इसके आगे और भी सवाल हैं, वो सभी का, क्योंकि आप आगे के सवालों का आप स्क्रीनशॉट्स अगर नहीं ले पाओगे इतना सारा, तो आपके लिए सारे सवाल हमने विथ आंसर्स टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में दे दिए हैं। आप वहाँ से पीएच के कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि एटलीस्ट आपका ये वाला कॉन्सेप्ट फुल्ली प्रिपेयर हो जाए। कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं, कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाउ जाने से पहले, देयर इज मोर टू दिस स्टोरी देन व्हाट मीट्स द आई। इसमें भी और भी बातें हैं। अब मुझे आप बताइए, क्योंकि जैसे पीएच की अभी जो हमने बात की, अभी हमने ये नहीं बात किया कि पानी में किस तरीके से जब हम एसिड डालते हैं, बेस डालते हैं, तो पीएच में बदलाव होते हैं। व्हाट रेजिस्ट्स अ पीएच चेंज इन द फर्स्ट प्लेस, जिसको हम कहते हैं पानी की बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो वो बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, उसके बारे में अभी तक हमने कोई बात नहीं की। अब व्हाई डज रेन वाटर सिट नियर pH 5.6 नॉट pH 7?
मतलब जो रेन वाटर होता है वो 7 क्यों नहीं होता, 5.6 क्यों होता है, उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है। कुछ लोग थोड़ा मोटा माटी जानते हैं, वो बहुत सुपरफिशियल नॉलेज है कि CO2 चला जाता है और उसकी वजह से हो जाता है, वो सुपरफिशियल नॉलेज है। इसके पीछे बहुत डीप लॉजिक्स हैं। इसके बाद हाउ डज अ pH मीटर एक्चुअली मेजर एनी ऑफ दिस, मतलब ये जो pH मीटर होता है जिसमें हम एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, वो खास तरह की इलेक्ट्रोड होती है, उसको बोलते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो कैलोमेल इलेक्ट्रोड कैसे काम करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वहाँ से केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स सीखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानना है, देखिए अभी आगे पूरी सीरीज़ है ना, 5 महीने चलेगी ये पूरी प्रोबेबली, तो ऐसे में आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से आगे के लेक्चर्स की डेप्थ को डिसाइड किया जाएगा। और आपकी जो ज़रूरत होगी, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल सी ऑल द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम ऑल्सो। आपको कमेंट्स में बताना है विच वन वुड यू वांट टू नो, क्योंकि अगला जैसे मैंने प्लान किया है वो तो एल्कलिनिटी तो आएगा ही, उसमें भी एट द एंड कुछ सवाल हैं। तो इन सब के साथ जो सवाल अटैच्ड हैं, अगर वो भी आपको जानने हैं तो आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस pH, जहाँ पे हम इसको और डिस्कस करेंगे आगे। वैसे ही अल्कलिनिटी भी आएगा, अल्कलिनिटी में भी पूरा बेसिक बताने की हमने कोशिश करेंगे। उसमें भी आगे कुछ और भी सवाल होंगे, वो आपको चाहिए होंगे तो आप बताइए, हम उसके आगे का भी बात करेंगे। तो हम इन चीज़ों को आपके लिए बना रहे हैं ना, तो इसीलिए हम आपसे पूछ के बनाएंगे कि जिस तरीके से आपको जो चीज़ों की एक्चुअली में ज़रूरत है वो आपका फीडबैक आएगा, उस हिसाब से आपको वो चीज़ मिलेगी। तो मुझे बताइए ये चाहिए या फिर हमने जो सीक्वेंस डिसाइड किया है अपना खुद का, जो जिसको हम फॉलो करते हुए अंत तक पहुंचाएंगे, तो उस सीक्वेंस को फॉलो करें या फिर इन टॉपिक्स को और डेप्थ में डील करें। अब आप बताएंगे, जिस संख्या में आप बताएंगे, जितना ज़्यादा वोट्स होंगे, जिस तरीके से कमेंट्स आएंगे, उस हिसाब से आगे की रणनीति डिसाइड की जाएगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।